आज हम चहामानों यानी चौहानों का अभ्युदय और विस्तार, इसको हम समझेंगे कि चौहानों का अभ्युदय के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों विद्वानों के क्या विचार हैं और उनका जो मूल स्थान क्या है, व उनके जो शासक कौन कौन से शासक हुए क्रमानुसार, व चौहानों का साम्राज्य निर्माण पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1199 ईस्वी के मध्य उनके शासन व्यवस्था और तत्कालीन परिस्थितियां एवं कठिनाइयां, पृथ्वीराज तृतीय के सामने कौन कौन सी परेशानियां और समस्याएं आई, इसको हम विस्तार से समझेंगे। तो जब पृथ्वीराज तृतीय शासक बने उस समय भारत में राजनीतिक रूप से स्थिति काफी अच्छी नहीं थी और मुस्लिम आक्रांतों ने अपना बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया और धीरे धीरे पृथ्वीराज तृतीय की राज्य की सीमा से उनका राज्य लग गया, जिसमें मोहम्मद गौरी का नाम आता है। और मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज तृतीय का संघर्ष होने के बाद भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के लिए एक तरह से पूर्ण रूप से द्वार खुल गया था और उत्तर भारत में ऐसे शासकों की कमी थी जो अब मुस्लिम आक्रमणकारियों से मुठभेड़ कर सके, जिसको हम जैसे तराइन के युद्ध के रूप में देखते हैं। कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने कई बार छोड़ा और बाद में वह स्वयं पराजित होते हैं और तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, दो युद्ध बताते हैं कुछ इतिहासकार, जिसमें मोहम्मद गौरी को बाद में सफलता प्राप्त होती है और पृथ्वीराज तृतीय का अंत होता है। तो आज हम विस्तार से पहले ये जानेंगे कि चहामान यानी चौहान, इनकी उत्पत्ति और इनका मूल स्थान क्या है। तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर 1200 ईस्वी तक का युग भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण युग माना जाता है। ठीक है, कब से कब तक? 647 से 1200 ईस्वी तक का युग जो है वो भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इस युग में अनेक राजवंशों का उत्थान पतन हुआ। अब देखते हैं कि चौहानों की जो उत्पत्ति और मूल स्थान के संबंध में विभिन्न विचारकों विद्वानों के क्या विचार हैं। तो उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद हैं। चौहानों की चारणों और भाटों ने चौहानों को अग्निवंशी बतलाया है, जैसा कि हमने पूर्व में भी इसको जाना, और जिसका मूल आधार चंद्रवरदायी व पृथ्वीराज रासो है। क्या है? पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो, और डॉक्टर ओझा भी इसी मत की पुष्टि करते हैं। कर्नल टॉड, डॉक्टर स्मिथ, विलियम क्रूक्स उन्हें विदेशी मानते हैं। ये इनका मानना है कि ये जो चौहान वंश है ये भारतीय नहीं था, ये बाहर से आई हुई, ये एक तरह से डायनेस्टी है। तो कर्नल टॉड, स्मिथ और विलियम क्रूक्स एक जैसे विचार रखते हैं कि ये विदेशी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया। किसकी संतान? ब्राह्मणों की। दशरथ शर्मा का विचार अलग है, वो कहते हैं कि चौहान ब्राह्मणों की संतान है। गोपीनाथ शर्मा इसी मत की पुष्टि करते हैं और गोपीनाथ शर्मा भी ये मानते हैं कि चौहान ब्राह्मणों की संतान है। अब इनका देखेंगे मूल स्थान। अब ये इनका मूल स्थान कौन सा, इसमें भी अलग अलग मत हैं विचार विद्वानों के। जैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा चौहानों का मूल स्थान जामनगर देश तथा सपाद लक्ष्य मानते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा चौहानों का मूल स्थान क्या मानते हैं? जामनगर देश तथा सपाद लक्ष्य था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा चित्तौड़ को चौहानों का मूल स्थान मानते हैं। दशरथ शर्मा चित्तौड़ को चौहानों का मूल स्थान मानते हैं कि यहीं के वो निवासी
हैं, यहीं से उनकी उत्पत्ति हुई, ऐसा मानते हैं। पृथ्वीराज विजय अमीर महाकाव्य और सुलझन चरित्र में पुष्कर को चौहानों का मूल स्थान माना गया है। तो ये तीन बातें अलग अलग हैं। गोपीनाथ शर्मा जांगल देश सपाद लक्ष्य, दशरथ शर्मा चित्तौड़ को चौहानों का मूल स्थान मान रहे हैं, जबकि पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य और सुलझन चरित्र में पुष्कर को चौहानों का मूल स्थान बताया गया है। तो यहाँ इनकी उत्पत्ति के संबंध में भी मतभेद है और इनके मूल स्थान के संबंध में भी इनके मतभेद दिखाई देते हैं। प्रारंभिक चौहान शासक कौन हुए, अब उनके क्रम को जानेंगे कि किस प्रकार से इस वंश की किस शासक ने नींव रखी और कौन कौन शासक हुए जिन्होंने अपनी विजयों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उपाधियां धारण की और अनेक नगरों का निर्माण करवाया, झीलों का निर्माण करवाया। तो इस इनके विवरण को इस प्रकार से समझेंगे। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों का आदि पुरुष चाहमान नामक व्यक्ति था। तो हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय चौहानों का आदि पुरुष चाहमान व्यक्ति को मानते हैं। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव नामक व्यक्ति ने सपाद लक्ष्य सांभर, सपाद लक्ष्य मतलब सांभर में चौहान राजवंश की नींव रखी थी वासुदेव नामक व्यक्ति ने। तो ये दो नाम आ रहे हैं, एक तो आदि पुरुष चाहमान नाम व्यक्ति था जिसमें हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों का आदि पुरुष चाहमान नाम व्यक्ति, और बिजौलिया शिलालेख अलग बात कहता है, उनके अनुसार वासुदेव नाम व्यक्ति ने सपाद लक्ष्य सांभर में चौहान राजवंश की नींव रखी थी। उसी ने सांभर झील का निर्माण करवाया। चौहान शासकों में अब कौन कौन शासक हुए उनको क्रम से देखेंगे। दुर्लभ राज प्रथम ने काफी ख्याति प्राप्त की। इसके बाद भूवक प्रथम, चंद्रराज द्वितीय, भूवक द्वितीय, चंदनराज गद्दी पर बैठे। इसके बाद बागपतिराज प्रथम शासक हुए, सिरराज इसके बाद, और विग्रहराज द्वितीय इसके बाद शासक हुए। दुर्लभ राज तृतीय गद्दी पर बैठे, गोविंद राज तृतीय एवं बागपति द्वितीय गद्दी पर इसके बाद बैठे। वीरमान चामुंडराज सिंह घाट दुर्लभ राज तृतीय और वीर सिंह इसके बाद विग्रहराज तृतीय और इसके बाद पृथ्वीराज प्रथम शक्तिशाली शासक इस वंश में हुए जिन्होंने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने वंश की गौरव पताकों को फहराया। इसके बाद देखते हैं चौहानों का साम्राज्य निर्माण। तो पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र अजयराज अपने समय का एक शक्तिशाली शासक था और उसने अजमेरू मतलब अजमेर नगर की स्थापना की। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा अजयराज के काल को साम्राज्य निर्माण का काल मानते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय अजयराज ने अपने शासन काल के दौरान अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से स्थापित किया। अजमेर नगर की स्थापना की। अजयराज ने अपने पुत्र अरुणराज का उत्तरदायित्व सौंपकर पुष्कराज चले गए थे। मतलब उनका जो अजयराज का पुत्र अरुणराज उसको अपना जो कार्यभार सौंपकर वो कहाँ चले गए, पुष्कराज चले गए। अरुणराज ने कुशलता से शासन किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये देखने को मिलता है कि अरुणराज के जो पुत्र थे जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी और वो पितृहंता इतिहास में कहलाते हैं। तो पितृहंता जगदेव के अल्पकालीन शासन के बाद विग्रहराज चतुर्थ गद्दी पर बैठा और चाणक्य शासक कुमारपाल से उसने पाली, नागौर और जालौर का क्षेत्र छीन लिया था विग्रहराज चतुर्थ ने, और जगदेव ने अपने पिता अरुणराज की हत्या की। विग्रहराज की सीमा शिवालिक पहाड़ी सहारनपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तृत थी। तो विग्रहराज चतुर्थ जो थे पराक्रमी राजा हुए और अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर उन्होंने अपनी विजयों को प्राप्त किया और वह साहित्य प्रेमी में थे।
में और भी खूबी थी, ये साहित्य प्रेमी थे और कलाकार साहित्यकारों को आश्रय भी प्रदान करते थे। इनका जो लिखा हुआ नाटक है वो है हरिकेन। हरिकेन जो नाटक लिखा है वो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है। और ललित विग्रह नाटक का लेखक सोमदेव उसके दरबार का राजकवि था। तो विग्रहराज चतुर्थ का राजकवि कौन? सोमदेव, जिसने कौन सा नाटक लिखा? ललित विग्रह। और उन्होंने स्वयं जो नाटक लिखा उसका नाम है हरिकेन। सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 1170 इसके बाद और भी शासकों ने अपना महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन अंत में हम देखते हैं सोमेश्वर की मृत्यु के बाद 1177 ईस्वी में उसका पुत्र पृथ्वीराज तृतीय चौहानों का शासक बना। और ये काफी मतलब शक्तिशाली शासक हुआ और उसने अपने राजवंश के गौरव को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके सामने एक समस्या खड़ी होती है कि मुस्लिम आक्रमणकारी उस समय अपनी काफी स्थिति मजबूत कर चुके थे। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी। पृथ्वीराज तृतीय की जन्मतिथि के संबंध में विद्वानों में अलग अलग विचार हैं। सोमेश्वर की मृत्यु के समय पृथ्वीराज तृतीय की उम्र जो थी वो 11 वर्ष की मां थी। तो ऐसे समय में मां की देखरेख में शासन चलाया गया और उसकी मां का नाम था कर्पूर देवी ने सोमेश्वर के मंत्रियों और अधिकारियों को उनके पदों से नहीं हटाया, उनको पदों पे रहने दिया गया, क्योंकि कर्पूर देवी को ये पता था कि अगर मंत्री और पदाधिकारियों को हटा दिया जाएगा तो शासन का अनुभव कर्पूर देवी को भी इतना नहीं था और इधर पृथ्वीराज तृतीय की उम्र भी काफी कम थी। तो उसने सोमेश्वर के मंत्री और अधिकारियों को उनके पद पर बनाए रखा। पृथ्वीराज कालीन प्रारंभिक विजयों तथा शासन सुव्यवस्थाओं का अधिकांश श्रेय कर्पूर देवी को दिया जाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार लगभग 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज ने स्वयं कामकाज अपने हाथ में ले लिया था। तो यहाँ देखने को मिलता है कि 1178 में पृथ्वीराज स्वयं अपने सारे शासन व्यवस्था को देखने लग जाता है। इससे पूर्व उसकी मां कर्पूर देवी शासन को संचालित करती है। इसके बाद हम देखते हैं तत्कालीन परिस्थितियां कठिनाइयां। अब यहाँ पर हम देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय की कौन कौन सी परेशानियां थी, किस प्रकार से उन्हें चाणक्यों से भी मुठभेड़ करनी पड़ी और मुस्लिम आक्रमणकारी उनके लिए एक तरह समस्या बने हुए थे, जिसमें मोहम्मद गौरी का नाम सबसे ज्यादा आगे आता है। तो यहाँ देखें जिस समय पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर बैठा वह समय राजनीतिक उथल पुथल का था, क्योंकि उत्तर भारत में जो राजपूत शक्तियां थी वो आपस में लड़ झगड़कर काफी कमजोर स्थिति में पहुंच गई थी, जिसका लाभ मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उठाया। भारत के उत्तर पश्चिम में मुसलमानों के आक्रमण होने से उनका दबाव बढ़ता जा रहा था। देश में कुछ हिंदू राजवंशों का अधिकार तो था और कुछ प्रदेशों में मुस्लिम राजवंशों का शासन था, किंतु जो हिंदू राजा थे वो आपसी ईर्ष्या द्वेष, आपसी निजी स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के चलते वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे, जिससे जैसे कि हमने पूर्व में देखा पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार ये आपस में झगड़ते रहे। जब इनका आपस में टकराहट हुई तो इससे इनकी शक्ति को नुकसान पहुंचा और इन्हीं की आपसी झगड़ों का लाभ अरब आक्रमणकारियों ने उठाया और इसके बाद तुर्कों ने भी इसकी ओर अग्रसर हुए, क्योंकि उनका उद्देश्य धर्म का प्रचार करना, जिहाद का नारा दिया और धन लूटना, लूटपाट करना, ये उनका उद्देश्य रहा। और यहाँ पर आपसी जो हिंदू राजा थे वो झगड़ने, जब ये तीनों ही शक्तियाँ अपनी एक तरह से शक्तिहीन होती गई तो इसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों को और अधिक फायदा होने लगा, क्योंकि उनसे मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज तृतीय के अलावा कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं था जो पृथ्वीराज तृतीय को सहयोग दे या उनसे मुकाबला कर सके। तो पृथ्वीराज तृतीय एक ऐसे शासक उस समय थे कि उनको ना तो कहीं से सहयोग मिल रहा था और समस्याएं निरंतर बढ़ रही थी और उन्हीं के जो हिंदू शासक थे वो उनको एक तरह से उनका पतन चाहते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किंतु वे सभी पार्टी संघर्ष में लिप्त थे।
तो इससे क्या हुआ, जब आपसी ईर्ष्या द्वेष में लगे हुए ये हिंदू राजा जब अपने आपसी झगड़े में लिप्त थे तो इसका मुस्लिम आक्रमणकारियों ने पूरा फायदा उठाया। भारत के उत्तर पश्चिम में सिंध, मुल्तान और मुस्लिम राज्य थे। चौहान राज्य के दक्षिण पश्चिम की ओर से गुजरात के चालुक्यों का भय बना हुआ था। चालुक्य भी इस चौहान वंश के दुश्मन, एक तरह से शत्रु, क्योंकि चौहान चालुक्य वंश परंपरा का शत्रु भी थे। हमें सदैव से इनका झगड़ा आपस में चलता आ रहा था। पृथ्वीराज को भंडारकों की समस्या का भी सामना करना पड़ा। भंडारकों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी पृथ्वीराज तृतीय के समय। पृथ्वीराज तृतीय को बाहरी एवं आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गौरी की समस्या का भी उसे सामना करना पड़ा। तो ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गौरी को उसने कई बार युद्ध में पराजित कर उसे छोड़ा, लेकिन मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी और पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने का उसका उद्देश्य रखते हुए वह तराइन के मैदान में जब जो युद्ध करता है दूसरे युद्ध में तराइन के, तो उसे एक अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होती है और उसमें पृथ्वीराज तृतीय की अदूरदर्शिता और शत्रु को कमजोर समझना और परंपरागत युद्ध पद्धति अपनाना, ये उसकी कमजोरियां देखने को मिलती हैं। तो इसमें मोहम्मद गौरी जो कि बाद में सफलता जब उसे मिल जाती है तो वह उसको बंदी बनाकर उसे मौत के घाट उतार देता है पृथ्वीराज तृतीय को। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसे वो अफगानिस्तान ले जाकर उसकी आंखें अंधी मतलब फोड़ देता है और उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। तो इस प्रकार आज हमने चौहान वंश यानी चौहानों का अभ्युदय और उसके विस्तार के अंतर्गत हमने उनका उत्पत्ति तथा मूल स्थान को बारे में समझा और प्रारंभिक चौहान शासक कौन हुए उनके क्रम को समझा। इसके बाद चौहानों का साम्राज्य निर्माण, इसके बारे में समझा। पृथ्वीराज तृतीय 1170 से 1192 ईस्वी में किस प्रकार से जब वो उनके पिता की मृत्यु होती है तो वो 11-10 के मात्र थे, तब उनकी माता कर्पूर देवी ने उनको सहयोग दिया और शासन संचालन किया। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज स्वयं शासन को संभाल लेते हैं। और यहाँ हमने देखा कि विग्रहराज किस प्रकार से योग्य शासक होने के साथ साथ एक साहित्य में भी रुचि रखने वाला था। नाटक उसका जो हरिकेन नाटक, उसका प्रसिद्ध नाटक, और ललित विग्रह नाटक जिसको सोमदेव ने लिखा और जो उनके दरबार का राज कवि भी था। इसके बाद हमने देखा कि तत्कालीन परिस्थितियों में चालुक्य और मुस्लिम आक्रमणकारी किस प्रकार से पृथ्वीराज तृतीय के लिए सिरदर्द बने हुए थे। और यहाँ पर हमने देखा कि पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहानों का आदिपुरुष चाहमान व्यक्ति, और जबकि बिजौलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव नाम व्यक्ति ने सपाद लक्ष्य सामर में चौहान राजवंश की नींव रखी। इनके मूल स्थान में भी हमने देखा मतभेद है। गोपीनाथ शर्मा जागृत देश बताते हैं, जबकि दशरथ शर्मा चित्तौड़ को चौहानों का मूल स्थान बताते हैं। और पृथ्वीराज विजय और हमीर महाकाव्य सोलह चरित में पुष्कर को चौहानों का मूल स्थान बताया गया है। और ये इनके उत्पत्ति के संबंध में भी चारों घाटों ने चौहानों को अग्निवंशी बताया है, जब जिसका मूल आधार चंद्रगढ़ का पृथ्वीराज राजस्व, और डॉक्टर ओझा भी इसी मत की पुष्टि करते हैं। जबकि कर्नल और डॉक्टर स्मिथ विलियम ग्रुप उन्हें विदेशी मानते हैं और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को ब्राह्मणों की संतान बताया है। गोपीनाथ शर्मा भी इसी मत से सहमत हैं। तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय की पराजय भारत की पराजय न होकर ये समस्त हिंदू, एक तरह से हिंदू कौम की पराजय थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर हावी हो जाते हैं और बाद में धीरे धीरे ये भारत जो है, भारत में विदेशी शासन स्थापित होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में हम देखते हैं किस प्रकार से एक मुस्लिम शासक भारत को संचालित करता है। ये भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा।
यानी गुलामी की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। तो आज हमने इस वीडियो में चौहानों का अभ्युदय और विस्तार को समझा। आज इतना ही, इसके आगे हम इसी विषय के अंतर्गत और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।